एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। मैं कीर्ति वर्मा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। यूनिट नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन हमने स्टार्ट कर दी है और जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ीटर आयन स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटे छोटे आपके 2 टॉपिक हैं। पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा, प्रोटीन के बारे में देखा, फिर अमीनो एसिड के बारे में देखा, उसके बाद हमने अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखा। आज 2 छोटी छोटी टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट है आपकी ज़ीटर आयन स्ट्रक्चर। ज़ीटर आयन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं डाइपोलर नेचर और इसी का ही एक और नाम भी है एम्फोलाइट आयन। ठीक है, तो आपसे पूछे ज़ीटर आयन स्ट्रक्चर पे डिफाइन ज़ीटर आयन स्ट्रक्चर, तब भी आपको ये लिखना है। डिफाइन डाइपोलर नेचर, तब भी आपको ये लिखना है। और डिफाइन एम्फोलाइट आयन या एम्फोलाइट नेचर, तब भी आपको ये लिखना है। ठीक है, चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं। तो अमीनो एसिड्स आपको पता है, अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप भी था और कार्बोक्सिल ग्रुप भी था, यानी कि एसिड ग्रुप भी था। ठीक है, अमीन को हम बेस कंसीडर करते हैं और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको हम एसिड मानते हैं। ठीक है, वो एसिड होता है। तो कंक्लूज़न ये है कि जो एसिड अमीनो एसिड है उसमें एसिड भी और बेस भी दोनों मिलते हैं एक साथ। तो एक साथ मिलने के कारण ही उसे हम बोलते हैं एम्फोलाइट आयन। ठीक है, उसमें क्योंकि अभी देखोगे आप दोनों तरह के आयन होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और डाइपोल नेचर होगा, उसमें दोनों तरह के हमारे चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। ठीक है, और ज़ीटर आयन स्ट्रक्चर उसे ही बोलेंगे जो आपकी बन के आएगी। तो क्या है, आप लिख सकते हो, पहले फिर समझा दूंगी, साथ में लिख लो। अमीनो एसिड्स हैव बोथ, मतलब एसिडिक as well as बेसिक ग्रुप। ठीक है, जो अमीनो एसिड्स हैं वो एसिडिक भी रखते हैं और बेसिक ग्रुप भी रखते हैं। ये आपको पता ही है क्यों रखते हैं, क्योंकि तो क्या है उसमें एसिडिक ग्रुप किसकी वजह से लिख सकते हो शायद आप, अमीनो एसिड्स हैव बोथ एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक ग्रुप। ठीक है, कोमा लगा के लिख सकते हो। Acidic group is COOH and basic group is, कौन सा हो जाएगा बेसिक ग्रुप, NH2। ठीक है, ये है। ठीक है, अब क्या होगा, चलो ये बात तो हमें पता ही थी। अब बात है कि इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, जब अमीनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो इन एक्वस सॉल्यूशन ये क्या करेगा, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में इसको डालोगे वैसे ही इसके आयन क्या होंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, अभी समझाती हूँ कैसे। देखो यहाँ पर अपना सिंपलेस्ट वाला ले लेते हैं, कोई भी अमीनो एसिड सिंपल वाला ले लेते हैं, मैंने ये ले लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। ठीक है, अब जब क्या होगा, आपको पता है एसिड और बेस की डेफिनेशन से जो H आयन या प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो क्या होंगे, एसिड, और जो एक्सेप्ट कर ले H आयन या प्रोटॉन वो होता है आपके बेस। ठीक है, यहाँ पर से क्या होगा, ये अपना H आयन डोनेट कर देगा, H आयन या प्रोटॉन डोनेट कर देगा और बना लेगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये डोनेट करा है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, इसके पास क्या है, आपका लोन पेयर है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, ये देखो जो आपका ये है अमीनो एसिड
शॉर्ट में अमीनो एसिड को ऐसे लिख देती हूँ A, ठीक है। यहाँ पे अभी ये मत शो करिए, इसको पहले ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पर समझो ये है आपका एसिड, ठीक है, और ये है आपका बेस, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी है और N आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, H आयन या प्रोटॉन को डोनेट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा COO नेगेटिव में। H आयन तो उसने दे दिया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसने जैसे ही ये वाला H आयन डोनेट किया या प्रोटॉन डोनेट किया, NH2 ने इसके जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये होता है। अब देखो इसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है, यानी कि आपके पास दोनों तरह के चार्ज आ गए हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं हम डाइपोल नेचर। आपको पता है डाइपोल क्या होते हैं, एक पॉजिटिव होता है पोल, एक नेगेटिव पोल, और जब इन दोनों को मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो हम इसे बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। डाई मतलब दो पोल, जिसके दो सिरे हों, ध्रुव हों, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, इसे बोलते हैं हम डाइपोल। सेम यहाँ पर भी देखो आप, इधर भी तो आपके पास नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी एक साथ एक ही कंपाउंड के अंदर हो रखे हैं, तो हम इसे बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। और इसकी नेचर को बोलेंगे, इसी की नेचर को, डाइपोल नेचर की वजह से, डाइपोल बनाने के कारण ही इसे बोलते हैं हम डाइपोलर नेचर। क्यों, तो रीज़न भी आप लिख सकते हो, क्योंकि क्या होता है, अमीनो एसिड्स में दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही उन्हें एक्वस सोल्यूशन में डाला जाता है, वैसे ही वो क्या करते हैं, उनके आयन्स ब्रेक हो जाते हैं। एसिड क्या करेगा, ये H आयन डोनेट करेगा और ये उस H आयन को ले लेगा और आयन्स दोनों आयन बन जाएंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, जिसे हम तो दोनों आयन क्रिएट होने की वजह से इसे बोलेंगे हम डाइपोल्स क्रिएट होना, और डाइपोल क्रिएट होने की वजह से इसे हम बोलते हैं इसके नेचर को डाइपोलर नेचर, ठीक है। अब क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि एसिडिक भी बिहेव करेगा ये और बेसिक भी बिहेव करेगा, इस नेचर की वजह से जो दोनों तरह की बिहेवियर शो करता है उसे बोलते हैं एम्फोलाइट आयन, ठीक है। एम्फोलाइट मतलब उसमें पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है, दोनों तरह के आयन है। तो ये भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। और ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, और जो ये स्ट्रक्चर बन रही है आपकी, इसे ही बोलते हैं हम ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, ठीक है, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, ठीक है। लिखिए इसके अंदर, इन एक्वस सॉल्यूशन amino acids are ionized। क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में जैसे डालोगे अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे, आयंस में टूट जाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो आप एसिडिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड इज ड्यू टू, किसकी वजह से एसिडिक नेचर, यहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड इज ड्यू टू NH2 ग्रुप एंड बेसिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स is due to COOH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो एसिडिक नेचर है अमीनो एसिड्स की वो NH2 ग्रुप की वजह से है, जबकि बेसिक नेचर जो है आपकी वो किसकी वजह से, COOH ग्रुप की वजह से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इसमें एसिड बनाने की वजह से क्या करेंगे, क्यों होगा ये एसिडिक पार्ट, क्योंकि डोनेट कर रहा है, तो इसमें लिख सकते हो आप कि जो आपका एसिडिक पार्ट है अमीनो एसिड्स का वो डोनेट करेगा H आयन, ठीक है, एसिडिक पार्ट यानी कि COOH वाला, ठीक है।
will donate H ion या प्रोटॉन एंड बेसिक पार्ट क्या है, NH2 will accept such H ion और प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड्स में दोनों तरह के ग्रुप मिलते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में ये आयनाइज्ड हो जाता है। और क्या करेंगे, एसिडिक पार्ट जो है COOH का वो तो H आयन या प्रोटॉन डोनेट करेगा, जबकि आपका जो बेसिक पार्ट है NH2 का वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा इसको। ठीक है, इसको H आयन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और इसी नेचर की वजह से वो क्या करता है, इसी नेचर की वजह से वो क्या बना लेता है, डाइपोल बना लेता है। ड्यू टू दिस नेचर लिख रहा होगा ऑफ अमीनो एसिड्स, due to this nature of amino acids it will form क्या बना लेता है, डाइपोल। it will form डाइपोल आयन लिख सकते हो या डाइपोल लिख सकते हो। एंड दिस इज नॉन एज, और डाइपोल बनाने के कारण से क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज डाइपोलर नेचर। इसे क्या बोलते हैं हम, डाइपोलर नेचर। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, एक नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसी में इसमें लिखिए अब आगे, अब ये जो फॉर्म थी अमीनो एसिड की, दिस फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड was isolated by Jeter, so it is known as Jeter ion structure। ठीक है, और दोनों तरह के इसमें चार्जेस होने की वजह से हम इसे एम्फोलाइट आयन भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। एक बार नेक्स्ट नहीं, पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए कि ये बना कैसे है। ठीक है, ठीक है, यह है आपका स्वीटर आयन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी को ही हम बोल देते हैं
दो आयन होने के लिए, पॉजिटिव भी है चार्ज भी है, दोनों सेम ही कंपाउंड में, तो हम इसे डाइपोल आयन भी बोल सकते हो, या दोनों एक साथ हैं तो एम्फोलाइट भी, दोनों तरह से बिहेव करता है, ये एसिडिक भी और बेसिक भी, तो एम्फोलाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि जब हम बात करते हैं COOH ग्रुप या NH2 ग्रुप की अलग अलग, ठीक है, पर्टिकुलर बात करते हैं, तो दोनों वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वाष्पशील यौगिक बोलते हैं इन्हें, दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड है। लेकिन जैसे ये अमीनो एसिड में आते हैं, अमीनो एसिड में भी यही है, NH2 भी और COOH ग्रुप भी, तो वहाँ पर क्या होता है, अमीनो एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करता है। ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर हो जाती है, वो स्ट्रक्चर बोल रही स्टेट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है अमीनो एसिड्स की, जबकि ये दोनों क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है। तो ये सब हुआ है च्यूटर आयन की बनने की वजह से। अब क्योंकि वॉलेटाइल लिक्विड थे तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था वो लो था, लेकिन जैसे ही ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बने, जैसे ही इन्होंने कंबाइन किया और अमीनो एसिड बनी है, और अब अमीनो एसिड में जब बात कर रहे हैं हम, तो अमीनो एसिड में क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो वहाँ पे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्यों है वो हाई, क्योंकि उसके अंदर ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर बन रही है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन फॉर्मेशन की वजह से ही ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ज्यूटर आयन की वजह से अब इसमें कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं। तो ये तो बात हुई अभी तक आपकी ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर इसके पॉइंट्स के बाद। इसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे, ये हेडिंग नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखोगे कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्यूटर आयन अमीनो एसिड्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इसी के नीचे यहाँ पर लिख लो, चाहे तो यहीं पे लिख लीजिए, फिर पॉइंट्स में लिखा दूंगी। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्यूटर आयन या डाइपोल आयन या एम्फोलाइट आयन, अमीनो एसिड्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ज्यूटर आयन बन तो गया है, बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सब हमने देख लिया। अब इस ज्यूटर आयन के बनने से कुछ क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्यूटर आयन अमीनो एसिड्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ज्यूटर आयन बनने की वजह से अमीनो एसिड्स की कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है, वो देखेंगे हम। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर ऐसे इसको पॉइंट में देखेंगे। चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसकी वजह से ज्यूटर आयन बनने की वजह से क्या लिखोगे, अमीनो एसिड्स हैव हाई डाइपोल मोमेंट। डाइपोल क्रिएट हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट हाई हो जाएगा। फिर आपको पता है कि अलग अलग अगर आप देखो, ये ऐसे लिख सकते हो, NH2 एंड COOH group are volatile liquid, so they have low melting and boiling point. But amino acids are crystalline solids and so they have
हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और आगे हम लिख सकते हैं कि वो सॉल्युबल है वाटर में बट इनसॉल्युबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, लिख सकते हो कि अमीनो एसिड्स आर soluble in water but insoluble in organic substances। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिख लीजिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक तो हाई डाइपोल मोमेंट है, दूसरा वॉलेटाइल है, तीसरा ये है कि वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, जबकि उसमें क्या है, इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, और दूसरा ये कि इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, या ये एसिडिक भी और बेसिक भी दोनों तरह से बिहेव करता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा नेचर में। तो आप लिख सकते हो कि अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, दोनों तरह से एक ही उसमें मिलना, उसे बोलते हैं हम एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, एम्फोटेरिक है नेचर में। दूसरा आप और इसमें लिख सकते हो कि चलो पहले इतना करो, देखिए इन अमीनो एसिड्स NH2 and COOH group are not present in free form। ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म में नहीं रहता है। तो आप लिख सकते हो सो ऑन द बेसिस ऑफ above properties we can say that zwitter ion structure of amino acids are more favorable So on the basis of above properties we can say that zwitter ion structure of amino acids are more favorable। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये छोटे छोटे से 2 टॉपिक हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और आपसे डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, पहले एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमारा सेकंड टॉपिक चलेगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, एक बार पहले समझ लीजिए, आपको ये बीकर दिया है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये सिंपल सॉल्यूशन है, मैंने बोला आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से अटैच करा दीजिए। आपने इसमें क्या किया,
इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड पता है आपको, मेटल की कोई भी रोड होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो दो तरह से होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक होता है आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनके नाम भी होते हैं। जो आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे आप बोलते हो एनोड, ठीक है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे बोलते हैं आप कैथोड। ये फिक्स होता है, ये हमेशा सभी सिस्टम में ऐसे ही होता है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसे एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसे कैथोड बोलते हैं। मान लिया ये आपका एनोड है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये क्या है आपका कैथोड। क्या है ये एनोड, और ये आपका क्या है कैथोड है। यहाँ पे आपने सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस हुए, अगर सॉल्यूशन है कोई भी आपने रखा है, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसके आयन क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। आयन डिसोसिएट होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ही बनते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें नेगेटिव आयंस हैं, मान लो नेगेटिव आयंस है यहाँ पर, तो वो किधर की साइड अट्रैक्ट होंगे। आपको पता है केमिस्ट्री का बेस इस पर डिपेंड है कि अपोजिट आयन अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है वो किस पे जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाता है, नेगेटिव आयंस। यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे, जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हो, मैं आपको भी जनरल बता रही हूँ थोड़ा सा, तो नेगेटिव आयंस जाएंगे पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव आयंस जाएंगे। और जब मान लो यहाँ पे पॉजिटिव बना है कहीं, तो पॉजिटिव किधर जाएंगे, नेगेटिव की साइड, यानी कि इस वाले कैथोड पे जाके जुड़ेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव आयंस तो जाएंगे पॉजिटिव कैथोड पे और पॉजिटिव आयंस जाएंगे आपके नेगेटिव, पॉजिटिव आयंस जो जाएंगे आपके वो नेगेटिव कैथोड पे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है, चलो ये बात तो आपको समझ आ गई, ये मैंने क्यों पढ़ा है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रही थी। तो देखो, जब आपने अभी देखा, हमने इससे पहले ज्विटर आयन स्ट्रक्चर देखी है, उसमें हमने देखा कि जो हमारा अमीनो एसिड्स है उसमें भी डिफरेंट साइन होते हैं, यानी कि पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जब हम उसमें भी तो ये लगा सकते हैं रूल आयंस, तो वो भी बना रहा है, तो अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखें तो देखें कि वो किधर की साइड जा रहा है। तो उसमें भी दो कंडीशन है। अगर हम उसे बेसिक ले रहे हैं, एक बार हमने बेसिक मीडियम में ले लिया, एक बार उसको एसिडिक मीडियम में ले लिया। अगर बेसिक मीडियम में लेते हैं तो आयंस कहाँ जाएंगे, क्योंकि NH2 प्लस बना रहा है, ठीक है, NH3 प्लस, सॉरी, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक वाला ले रही हूँ तो वो कहाँ जाएगा, प्लस है तो नेगेटिव पे, यानी कि कैथोड पे जाएंगे, ठीक है। और अगर मैंने ये लिया है COO माइनस वाला, तो माइनस चार्ज ये किधर जाएगा, एनोड पे, ये जाएगा एनोड पे और ये जाएगा कैथोड पे। इन अमीनो एसिड्स, अगर मैं अमीनो एसिड्स का सोल्यूशन लूँ इसमें, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो ये हमेशा होता रहेगा कि अमीनो एसिड्स हैं उसमें आयंस तो है ही, ये किधर चला जाता रहेगा, ये किधर चला जाता रहेगा। मुझे इस कंडीशन को रोकना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन है, आपको पता है कोई भी सॉल्यूशन है उसका कुछ ना कुछ pH तो होता है। एसिडिक है तो उसका 7 से नीचे होगा, और अगर बेसिक है तो 7 से ऊपर होगा। न्यूट्रल है सॉल्यूशन तो उसका 7 होता है, ठीक है। तो अब इसको देखो, अमीनो एसिड्स में बेसिक भी कैरेक्टर है और एसिडिक भी है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इसको न्यूट्रल बनाना है। क्यों बनाना है, ताकि ये न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल होगा आपका कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसमें क्या होंगे, कोई आयंस तो है नहीं, आयंस ही नहीं बन रहे उसमें, न्यूट्रल है वो तो वो क्या होगा, अनअफेक्टेड रहेगा इन कैथोड से। मतलब वो किसी की तरफ माइग्रेट नहीं करेगा, ना वो इधर जाएगा एनोड पे, ना ही वो कैथोड पे जाएगा, ठीक है। तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए इसको इस pH पे लाना है। अगर एसिडिक pH है, मानो इसका ये एसिडिक है, मैंने अगर ये वाला लिया है एसिडिक, अगर मैंने इसको एसिडिक सपोज कर लिया, मान लो ये वाला, अगर मैंने इसको एसिडिक सपोज कर लिया है तो इसका pH 7 से नीचे होगा, ठीक है। हाँ 7 से नीचे है ना, ये होगा, ठीक है। और अगर ये बेसिक है तो इसका pH क्या होगा, 7 से बड़ा होगा। अब मुझे इसे न्यूट्रल बनाना है, अप्रोक्स 7 तक लेके आ जाओ, न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल पे क्या होगा, ना तो इसमें आयंस पॉजिटिव है ना ही इसमें नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रल है तो अनअफेक्टेड रहेगा, तो अनअफेक्टेड रहेगा, हो गया हमारा काम। हमें यही तो चाहिए था कि ना ये इस पर जाए ना इस पे जाए, आयंस ही ना बने, न्यूट्रल पोजीशन में लाना है।
ठीक है। तो न्यूट्रल में आ जाएगा एक पीएच के लिए। अब इसका पीएच चेंज करना है, कुल मिला के बात आई पीएच पे, यानी कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो इसके अमीनो एसिड के पीएच से रिलेटेड है। आपको ध्यान रखना है पीएच से रिलेटेड है। पीएच वैल्यू को चेंज या कम कर रहे हैं हम, तो इस यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो पहले आप। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझाया था। आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हो कि द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन at which amino acids is unaffected by electric field so that अनअफेक्टेड रहे, यानी कि पीएच की वो वैल्यू जिस पर क्या हो सॉल्यूशन की वो पीएच वैल्यू जिस पर क्या हो अमीनो एसिड जो रहे अनअफेक्टेड रहे इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट ना रहे, यानी कि उसके में जो इलेक्ट्रोड हैं ये कैथोड और एनोड, इन पर कोई माइग्रेशन ना हो किसी भी आयंस का। तो आप लिख सकते हो सो दैट जैसे एक बार इसका भी लेना चाहते हो तो ले लीजिए, रफ है वैसे काम। चलिए लिखिए इसके अंदर so that amino acids will not migrate towards any electrodes। तो क्या होगा, वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं करेगा, मतलब मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको न्यूट्रल कर दिया, अनअफेक्टेड कर दिया, ठीक है। सो दिस वैल्यू ऑफ पीएच इज नॉन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं हम, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। यही था आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि पीएच की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। सपोज करिए आपका ये आपकी लगी हुई है इलेक्ट्रोड, ये आपकी है पॉजिटिव यानी कि एनोड, और ये है आपकी कैथोड यानी कि नेगेटिव, और आपको इसे बैटरी से अटैच करना है, ठीक है। तभी तो ये सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूशन मान लिया आपका, सॉल्यूशन लिख लीजिए अपना ये वाला, NH3 पॉजिटिव, ये वाला मैंने इसमें ये वाला सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, सी जाएगा ये वाला, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो अमीनो एसिड का कौन सा सॉल्यूशन लिया है, अमीनो एसिड इन एसिडिक मीडियम, यहाँ हमने एसिडिक मीडियम लिया है। तो जैसे ही आप एसिडिक मीडियम लोगे, ये किधर की साइड, क्योंकि प्लस है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये मूव करेंगे सब इधर, ठीक है, इधर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैंने लिया है आपका सेम यहीं पर कैथोड लगा, ये इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, ठीक है, बैटरी से अटैच कर दीजिए। ये आपका पॉजिटिव है एनोड और ये आपका कैथोड है यानी कि नेगेटिव, ठीक है। जैसे आपने इसमें डाला, इस बार आपने लिया है इसका बेसिक अमीनो एसिड इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। हमने इस बार इसका बेसिक सॉल्यूशन लिया है। तो बेसिक सॉल्यूशन आपको दिख रहा है पॉजिटिव है, तो किधर मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। ये सॉल्यूशन मैंने बाहर लिखा है लेकिन इसके अंदर ही है, ऐसे मानो, ठीक है। वो इसमें मैं दिखाती तो आपको दिखता नहीं ठीक से, सॉल्यूशन अंदर लिया है हमने इसमें, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे मूवमेंट दिखा रही हूँ मैं आपको, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा, ये है इसकी मूवमेंट। लेकिन इसको ही रोकने के लिए, इस काम को ही रोकने के लिए हमने इसका पीएच न्यूट्रल किया है, न्यूट्रल पीएच पे लाके, यानी कि वो पीएच, हाँ ऐसा पीएच ढूंढेंगे, न्यूट्रल की बात भी छोड़ो, उस पीएच पे देख लो, इसका पीएच चेंज करते रहो जिस पीएच पे क्या हो, अनअफेक्टेड रहे, ना तो ये कैथोड पे जाए ना एनोड पे अमीनो एसिड। तो समझ लो कि वो जो पीएच आया है आपका वही इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आया है, ठीक है। इसके अंदर आप लिख सकते हो, और पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बस में आगे लिखते हैं। देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट for any amino acid is a constant value, जैसे pH होता है ना फिक्स, एक कांस्टेंट वैल्यू है कि वाटर का 7 ही होना है, वैसे ही इसमें भी है कि इस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इतना ही होना है, ठीक है, फिक्स वैल्यू। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर एनी अमीनो एसिड इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बट if we talk about two different, अब ऐसा नहीं है कि फिर आइसोइलेक्ट्रिक तो कांस्टेंट वैल्यू तो सबके लिए कांस्टेंट है, सबके लिए कांस्टेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए ही कांस्टेंट है। अगर 2 अमीनो एसिड है तो दोनों की सेम नहीं होगी, ठीक है, एक की सेम हो, एक की जो है वो दूसरे की नहीं है, लेकिन हाँ जिसकी फिक्स है उसकी उतनी ही रहने वाली है। जैसे वाटर का पीएच 7 है तो वो 7 ही रहने वाला है, ठीक है। तो टॉक अबाउट 2 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, then value will be different for both, ठीक है, दोनों के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। अब देखो कैसे, कितनी वैल्यू होती है इसकी, यहाँ पे लिख सकते हो आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड लाई बिटवीन, कहाँ लाई करता है, 2 to 3, 2 से 3 के बीच में होगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखते जाओ एसिडिक के लिए, एस्पार्टिक एसिड के लिए क्या होगा, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो कितना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है इसका, 2.8, ठीक है। और ऐसे ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड लाई बिटवीन 6 to 7, 6 से 7 के बीच में लाई करेगा न्यूट्रल का। जैसे एग्जांपल ले लो आप एनालीन का, ठीक है, एनालीन का ही एलानीन का, ठीक है। तो एलानीन के लिए होता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6.1, ठीक है। ऐसे ही आपका फिक्स है यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड लाई बिटवीन, कहाँ लाई करेगा ये, लाई एसिड नहीं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड विल बी मोर देन 10, वो 10 से ज़्यादा होगा, मतलब 10 के आसपास मान सकते हो, अप्रोक्स 10 भी हो सकता है, मोर देन 9 लिख सकते हो आप, मोर देन 9, ठीक है, 9 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 9 से
ज़्यादा होगा, आप लिख सकते हो एक एग्जांपल, वैसे कई सारे हैं पर आप लाइसिन लिख लीजिए। लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ लाइसिन, ऐसे भी करके लिख सकते हो आप। ऐसे मैं लिख रही हूँ, ऐसे कभी गड़बड़ हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एस्पार्टिक एसिड, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एलानिन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ लाइसिन। लाइसिन का होगा आपका 9.7। ठीक है, तो ये था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। और आज हमने पढ़ा है आपका डाइपोलर नेचर या ड्यूटेराइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।